हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। मैं शोभा सिंह लेकर आई हूँ हिस्ट्री की क्लास नंबर 6। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ, इससे पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था ताम्रपाषाणिक काल के बारे में, और आज ये क्लास होगी सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के लिए 3 नामों का प्रयोग हुआ। वो कौन कौन से नाम थे फेमस? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगर जहाँ भी आपको ये तीनों नाम देखने को मिले तो मतलब एक ही है, ठीक है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इनमें से प्रत्येक शब्द का एक अपना अपना मतलब है कि ये तीनों नाम क्यों मिले, इस सभ्यता को ये तीनों नाम क्यों मिले। सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभ में पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा एवं तत्पश्चात मोहनजोदड़ो की खोज हुई। तब यह सोचा गया कि यह सब बताना अनिवार्य रूप से सिंधु घाटी तक सीमित है। ऐसा लगा कि ये सिंधु घाटी तक सीमित है। ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक? सिंधु घाटी सभ्यता की है, अतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। या फिर अधिकतर स्थल सिंधु घाटी के किनारे किनारे पर मिले। हड़प्पा सभ्यता के ज़्यादातर जो स्थल थे सिंधु घाटी के किनारे किनारे पर मिले, इसलिए इसे नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों दिया गया? इसलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो सिटी खोजी गई थी, जो जगह खोजी गई थी, वह हड़प्पा थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता नाम किस लिए? इसका पता सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में अवस्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल से चला। हड़प्पा स्थल से इसका पता चला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में सिंधु घाटी में पड़ता है। हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंधु में सिंधु घाटी में पड़ता है। दजला, फरात और नील घाटी सभ्यता की समकालीन यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, दजला, फरात और नील घाटी सभ्यता के समकालीन अपने विशिष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कैसा था इनका जीवन? नगरीय था, और घर कैसे थे? पक्के ईंटों से बने हुए, और जल निकासी व्यवस्था भी सबसे अच्छी थी। देखिए, दजला, फरात और नील घाटी की सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता अपने विशिष्ट कामों से जानी जाती है, कार्यों से। वो क्या था? यहाँ पे नगर नियोजन था, यानी कि जीवन जो नगरीय जैसा दिखा गया, क्योंकि यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था सबसे अच्छी थी और इसीलिए फेमस जगह थी, ठीक है। सन 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, सन 1921 की बात हो रही है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सन जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, वर्तमान में क्या? पंजाब, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा की खोज की। किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। किसके कहने से? सर जॉन मार्शल के। किस जगह पर? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। किसकी खोज? हड़प्पा, ठीक है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया। अगर क्वेश्चन आए सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। अभी तक कितने? 350 स्थल की खोज हो चुकी है, और अधिकांश स्थल लगभग 200 कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? 350, और अधिकांश स्थल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कितने? 200। विभाजन से पहले जब देश का विभाजन हुआ था 1947 में, उत्खननित अधिकांश स्थल जहाँ पे खुदाई हुई, वो अधिकांश स्थल कहाँ चले गए? बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में चले गए। अपवाद स्वरूप स्थल, यानी कि ऐसा माना जाता है कोटला निहंखा
जगह है रोपड़ सतलुज नदी के पास, रंगपुर मादर नदी तट पर काठियावाड़ में, भारतीय सीमा क्षेत्र में शेष बचे हैं। बस यही दो सीमा क्षेत्र में बचे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। अब देखिए इसका काल निर्धारण। सेंधव सभ्यता की तिथि को निर्धारण करना भारतीय पुरातत्व का एक विवादग्रस्त विषय बन गया है। मतलब वो पता नहीं लगा सकते सेंधव सभ्यता की तिथि कब से कब खत्म थी। यह सभ्यता प्रारंभ से ही विकसित रूप से दिखाई पड़ती है। इसका पतन भी आकस्मिक रूप से प्रतीत होता है। मतलब ये खत्म हुई तो अचानक खत्म हुई, धीरे धीरे खत्म नहीं हुई, एकदम से खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, जब कोई एक चीज़ एकदम से खत्म हो गई तो क्या पता लगाएंगे क्या हुआ होगा, एकदम से गायब सी हो गई, पता नहीं क्या हुआ था, बाढ़ आ गई थी, भूकंप आ गया था, किसी ने मार दिया था सबको, कुछ पता नहीं सकते। इसलिए सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, किसने क्या कहा। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास सर जॉन मार्शल का रहा। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास किसका रहा? सर जॉन मार्शल का। उन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3200 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व बताई। सर जॉन मार्शल ने कहा कि ऐसा लगता है सिंधु घाटी सभ्यता 3200 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी तक रही। रेडियो कार्बन 14C जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, ये नवीन विश्लेषण पद्धति है, ये है क्या पद्धति? रेडियो कार्बन एक ऐसी चीज़ है, देखिए कोई भी चीज़ है, मान लो पत्थर है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहा, ठीक। और ये चीज़ एक दिन ऐसा वक्त आया, धीरे 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 नीचे दबती चली गई। अब प्रकाश कैसा पड़ा? कम। फिर दबती चली गई, पर कम पड़ रहा है प्रकाश। तो इसी को रेडियो कार्बन C14 नाम दिया गया है। जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में निर्धारित की गई। अब इस सर जॉन मार्शल ने कुछ और कहा और रेडियो वैज्ञानिक विधि ने कुछ और कह दिया कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी 50 माना जाता है, और यही सबसे ज़्यादा फेमस है, इसको ही सर्वाधिक मान्य है, इसको ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता की तिथि कब से कब तक की थी, तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक लगा देना। फिर है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्ष तक विद्यमान रही। ठीक है, 400-500 ईस्वी तक इसको माना गया है कि ऐसी कोई सभ्यता थी जो 400-500 ईस्वी पूर्व तक चली, मतलब सालों तक चली, 400 से 500 साल के बीच में ये चली, तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्यम यह अपने परिपक्व अवस्था में थी। जो ये सबसे ज़्यादा मेच्योरिटी थी इसमें 2200 से, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक रही और 22,000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में थी, मतलब सही काम कर रही थी। विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो देखिए इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिम महाराष्ट्र के भागों में पाए जाते हैं। इस सभ्यता का फैलाव किस तरीके का था? और हम इसको पढ़ेंगे। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा मुहाने तक, और पश्चिम में मकरान समुद्र तट से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ तक। या फिर ये बनी हुई है कैसे? ऐसे। इसका आकार कैसा है? तिकोना। अभी आपको मिलेगा पढ़ने को। और उत्तर में है मांडा, यानी कि जम्मू कश्मीर, और इसके दक्षिण में है क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र
और इसके पूर्व में है मेरठ, और इसके पश्चिम में है सूतकांगे डोर या बलूचिस्तान। या बलूचिस्तान, ठीक। और एक बात और बताती चलूं, जम्मू एंड कश्मीर की फेमस नदी चिनाब, और मेरठ की हिंडन, वहीं महाराष्ट्र की गोदावरी, और बलूचिस्तान की दाशक। ये सिंधु सभ्यता का ऐसा नक्शा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। पूरे पुरास्थल आलमगीरपुर जो कि है मेरठ में। उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र देमाबाद। यह एक त्रिभुज आकार में है, और ये पढ़ लीजिए पश्चिमी सूतकांगे डोर बलूचिस्तान। यह त्रिभुज आकार में है, जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में लगभग कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अभी 13 लाख वर्ग किलोमीटर सब अपना अपना बताते हैं कितना एरिया है, लेकिन 22,99,600 वर्ग किलोमीटर, 22,99,600 वर्ग किलोमीटर ऐसा भी माना जाता है। और इसको जो बुक में लिखा हुआ है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। इस सभ्यता के विस्तार के आधार पर, ये जो सभ्यता थी क्या सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर ही स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बता दिया, ठीक। सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक या मूल संस्थापकों के संबंध में हमारी उपलब्ध जानकारी केवल मध्य प्रदेश के खंडवा से प्राप्त। खंडवा से हमें क्या मिला ऐसा? मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियां। उपलब्ध जानकारी कहाँ से? मध्य प्रदेश के खंडवा से प्राप्त मानव कंकाल और कपाल खोपड़ियों से हुई। प्राप्त साक्ष्यों से पता चला कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या कैसी थी? मिश्रित। और कितनी प्रजातियां थी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट, ठीक। आमतौर पर यही धारणा है कि मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने गए। आमतौर पर लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के न मानते हैं। किसी जनजाति विशेष द्वारा सिंधु सभ्यता के प्रवर्तन या संस्थापन करने के संबंध में इतिहास एवं पुरातत्व के मध्य काफ़ी मतभेद है। ये पढ़ने का इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक। सिंधु सभ्यता के प्रवर्तकों में आते हैं कौन कौन? द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, पणी, असुर, वृत्तीय, वाहिक, दास, नाग, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया है सिंधु सभ्यता के प्रवर्तक, यानी कि किन से मिलकर सिंधु सभ्यता बनी है। आगे देखिए, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता है। अगर इनमें जब सबसे ज़्यादा फेमस बताया जाएगा वो बताया जाएगा द्रविड़, यानी कि सबसे पहले को द्रविड़ ही आएगा, और द्रविड़ पे ही आप निशान लगाओगे, मुझे मालूम है। परंतु सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई, सबसे पहले इसको देखिए। परंतु अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत है कि द्रविड़ ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। अब देखिए मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से में, किस में बांटा गया है? केंद्रीय नगर,
तट्टे नगर और पतन, अन्य नगर एवं कस्बे। केंद्रीय नगर सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रित नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। समकालीन बड़ी बस्तियां थी इसमें। केंद्रीय नगर में कौन कौन से हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। और हड़प्पा को देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर यह पुरास्थल स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी पर? रावी नदी तट पर। हड़प्पा के टीले या अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। देखिए, हड़प्पा के टीले या अवशेषों के विषय में जो जानकारी दी थी कि ऐसी कोई जगह है, वो किसने बताई थी? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने। ठीक। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया, इसकी खोज करनी चालू की और 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हो गया। 1921 में इसकी खोज करने निकले दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और 23 में इसका नियमित उत्खनन या खुदाई करवानी चालू कर दी। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका खनन करवाया। यानी कि इसका खनन स्टार्ट हो गया जब इसको केवल इसी के लिए खोजा जा रहा था कि आखिर ये है क्या, खुदाई जो की जा रही थी। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में हड़प्पा से 2 टीले प्राप्त हुए। पूर्वी टीला जिसको नगर टीला कहा गया और पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग टीला कहा गया। जो पूर्वी टीला था नगर टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहलाया। यहाँ पर 66 की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का विशेष अवशेष मिला है। यानी कि हड़प्पा से क्या मिला है? अन्नागार। ऐसा माना गया है वहां से अन्न के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसका क्षेत्रफल 2745 वर्ग मीटर में है फैला है। 2745 वर्ग मीटर में एक गोदाम टाइप का मिला, जिसे अन्नागार नाम दिया है। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। देखिए, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है, या यही याद कर लो, कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया, हड़प्पा से मिली। आगे देखें, हड़प्पा के किले के बाहर कुछ ऐसे भवन हैं जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास। देखिए, हड़प्पा के किले के बाहर ऐसे भवन मिले हैं जिनकी पहचान लगता है कर्मचारियों के आवास, दस्तकारी के मंच और 275 वर्ग मीटर में फैले अन्नागार से की गई है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे यानी कि शील भी कहते हैं, मोहरे यानी कि किसी चीज को बंद किया, ठप्पा मार दिया अपना, और वो मोहरे सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे जिनमें कुछ लिखा हुआ है, ऐसी मोहरे सर्वाधिक हड़प्पा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में जो अभिलेख युक्त मोहरे मिले हैं हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक भी हैं जो शायद मजदूरों के रहने के लिए थे। ठीक। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संख्या दी है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित एक दुर्ग टीला है, वो वहाँ पर व्हीलर माउंट एबी की संख्या दी है। व्हीलर पुरातात्विक है, ये पुरातात्विक, उन्होंने इस जगह को क्या नाम दिया? माउंट एबी की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, जैसे कि बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र हड़प्पा से मिला, शंख का बना बैल हड़प्पा से मिला, स्त्री के गर्भ से निकला पौधा हड़प्पा से मिला, पीतल का बना इक्का हड़प्पा से मिला, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे हड़प्पा से मिले, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष हड़प्पा से मिले। अब देखिए मोहनजोदड़ो सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। यह सिंध के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी के तट पर स्थित सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने। देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की और 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। मोहनजोदड़ो का शायद
महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्नानागार या नहाने की कोई जगह। मोहन नहाया। अन्नागार कहाँ से मिला? हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका जलाशय क्या है? दुर्ग के टीले में। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.42 मीटर गहरा है। यह ऐसा बना हुआ है स्विमिंग पूल छोटा सा। इसको विशाल स्नानागार नाम दिया। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन यानी कि किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, किसी धार्मिक या किसी त्योहार पर लोग इसमें स्नान करते थे। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। अचानक ही एक ऐसी चीज देखने को मिली जिसकी उम्मीद नहीं थी। किसने कहा? मार्शल ने। विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण। किसको कहा? विशाल स्नानागार को। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। ये स्नानागार है, अन्नागार लिख दिया। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। या तो वहाँ तो यहाँ पर देखिए इसकी बता दी गई है लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अभी क्या है, ये मोहनजोदड़ो प्लस ये नहीं है, ये है अन्नागारी। ये क्या है? ये अन्नागारी है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई है। विशाल अन्नागार जो कि कहाँ से मिला? हड़प्पा से। कहाँ से मिला? हड़प्पा से। इसकी लंबाई चौड़ाई 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा। एक कमरा मिला है, एक ही मतलब हॉल मिला है। मोहनजोदड़ो में नगर योजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली समानांतर सड़कों का जाल बिछा था। देखिए ऐसा था, ग्रिड पद्धति थी। ऐसे ऐसे ग्रिड पद्धति बोलते हैं इसको। कुछ ऐसा ऐसा सा शहर जाल सा बिछा था, जिन्होंने नगर को समान आकार वाले खंडों में विभाजित कर दिया था। समान आकार में तो बट ही गए होंगे जब ऐसे खंडों में, अलग अलग खंडों में बटे थे। ठीक। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, लोगों के हित में थी। यहाँ के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। मोहनजोदड़ो के किले की रक्षा प्रणाली हड़प्पा के किले के समान थी। इसमें एक सुनियोजित नगर के सभी तत्व दिखाई देते थे। मतलब यहाँ जो एक सुनियोजित नगर, जो एक शब्द है या फिर एक शासन, एक व्यवस्था बनी हुई थी, वो कैसे थे? वैसे तत्व इसमें दिखाई देते थे। अच्छी जगह मानी जाती थी। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग टीला था, जिसको स्तूप टीला नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित में दुर्ग टीले को स्तूप टीला नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। स्तूप, क्योंकि ये स्तूप जैसा बना हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेष है महाविद्यालय भवन, कांस्य है। ये कांस्य है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। कांस्य के नृत्य नारी की मूर्ति, नृत्य करती नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सभी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिले हैं। ठीक। घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साग से मिले हैं। आगे देखिए चनहुदड़ो। चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 में MG मजूमदार ने की थी,
जो 1935 में इसका उत्खनन किसने करवाया? इसकी खुदाई मेक्के ने। यहाँ सिंधु संस्कृति के अलावा प्राक हड़प्पा पर संस्कृति जिसे झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं कि अवशेष मिले कहाँ से? चनहुदड़ों से। चनहुदड़ों से किस संस्कृति के अवशेष मिले हैं? झूकर और झांगर। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। कैसे पता चला? इस बात से पता चला कि यहाँ मन के सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। इससे चीजें बनाई जाती थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, सजा हुआ हाथी, हाथ से उस पर चित्र बना हुआ, खिलौना एवं कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए ऐसे पद चिन्ह दिखाई दिए हैं। चनहुदड़ों से क्या मिला है? कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह मिले हुए हैं। ये चनहुदड़ों की बात हो रही है। यहाँ पे कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, ये बहुत ही फेमस है। और ऐसे प्रमाण कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक भी मिली है, यानी कि श्रृंगार का सामान में लिपस्टिक भी मिली है। कहाँ से? चनहुदड़ों से। चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें कुछ ऐसी टेढ़ी सी, ऐसी टेढ़ी सी, या फिर ऐसी लगा लो, ये कुछ ऐसी, मतलब ऐसी टेढ़ी सी, ठीक है। वक्राकार ईंटें मिली हैं। चनहुदड़ों से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चनहुदड़ो ऐसी जगह है जहाँ से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है और यहाँ से झूकर झांगर सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं चनहुदड़ो से। आगे है लोथल। अहमदाबाद जिले गुजरात के सरगवाले, देखिए अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज सर्वप्रथम SR राव ने 1957 में की। सागर तट पर स्थित है यह स्थल। पश्चिमी एशिया से व्यापार का बंदरगाह था। पश्चिमी एशिया से बंदरगाह, पश्चिमी एशिया से व्यापार करता था और यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह मिला है। लोथल से मिले एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर कहाँ से? सड़क की ओर खुल रहा था। कैसे? गेट है, मेन गेट, ये अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है, ये बाहर की तरफ, मतलब बाहर सड़क पे कोई खड़ा है तो उसको गेट लग जाएगा। एक मकान का दरवाजा गली की ओर न खुलकर सड़क की ओर खुलता था, ठीक है। ऐसा मिला है कहाँ से? लोथल से। उत्खननों से लोथल की ओर जो नगर योजना अन्य भौतिक वस्तु प्रकाश में आई है उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों की उपलब्धि से यह स्पष्ट है कि लोथल सिंधु सभ्यता काल में सामुद्रिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। अभी देखिए यहाँ पर एक बंदरगाह मिला है जहाँ पर जहाज खड़े रहते थे समुद्री। अब वहाँ से क्या मिला? फारस की मुद्रा मिली है, यानी कि फारस के साथ व्यापार होता होगा। सील मिली है, मोहरें, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। ऐसे पक्के रंग में रंगे हुए तो यहाँ नहीं मिलते थे, फिर ये कहाँ से आ गए? तो विदेश से व्यापार हो रहा था। इन समुद्र के रास्ते विदेश से व्यापार हो रहा था, ऐसा माना गया है। गतिविधियाँ, व्यापारिक गतिविधियाँ थी, मतलब कुछ ऐसा मिला है। इससे अंदाज़ा लगाया गया है कि हमारा फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ नगर के उत्तर में क्या है? बाजार है और दक्षिण में क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ के बाजार में शंख का कार्य है। शंख का कार्य करने वाले दस्तकार और ताम्र कर्मियों के कारखाने थे। शंख का कार्य होता था, हाथ के दस्तकार थे, और तांबे के काम के कारखाने थे। तांबे का काम होता था, ऐसे कारखाने मिले। लोथल की सबसे बड़ी उपलब्धि जहाज़ों का डॉकयार्ड, बंदरगाह है। या लोथल के पूर्वी खंड में पक्की ईंटों का एक तालाब जैसा घेरा देखा गया। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बंदरगाह, ये तो फेमस ही है। चावल धान बाजरे के साक्ष्य हैं। फारस की मोहर मिली है, व्यापारिक संबंध जिनसे पता चला। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिली है। 3 युगल समाधियाँ, यानी कि
3 लोग एक साथ दफनाए जैसे जाने का प्रमाण। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त मृत भांड उपकरण, मुहावरे, बाट, माप तथा पाषाण उपकरण है। मुहरे या सील, बाट और माप व पाषाण उपकरण। बाट यानी कि तोल से संबंधित है। मोहरे मिली हैं। मृत भांड मिट्टी के बर्तन के उपकरण, मिट्टी से बने हुए उपकरण। आगे देखिए कालीबंगा, राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा। हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की। कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जो फेमस है कालीबंगा किस लिए? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक पृथक किंतु परस्पर संबंध खंड हैं। एक संभवतः जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए, दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरों के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंडों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। इस स्थल के पश्चिम में कब्रिस्तान है। देखिए कालीबंगा में किलेबंद पश्चिमी टीले के 2 पृथक पृथक परस्पर खंड हैं। जनसंख्या के विशिष्ट वर्ग के निवास के लिए, दूसरा अनेक ऊंचे ऊंचे चबूतरे के लिए, जिसके शिखर पर हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। कहाँ से? कालीबंगा से। इस स्थल के पश्चिम में क्या है? कब्रिस्तान। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। मोहनजोदड़ो की योजना से कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मिलती जुलती है, परंतु इन दोनों में अंतर यह है कि कालीबंगा के घर कच्ची ईंटों के बने थे और मोहनजोदड़ो के घर पक्की ईंटों के थे। कालीबंगा में कोई स्पष्ट घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं है। कालीबंगा में घरेलू या शहरी जल निकास प्रणाली नहीं है, जल की निकासी नहीं है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त कुछ मृत भांड प्रवर्ती हड़प्पा सांस्कृतिक युग में भी प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यहाँ पर किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। सेल खड़ी की मोहरें एवं मिट्टी की छोटी मोहरें महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान है। देखिए सेल खड़ी की मोहरें और मिट्टी की छोटी मोहरें महत्वपूर्ण वस्तुएं थी, जिनके वर्ण हड़प्पा कालीन लिपि के समान है। कहाँ के? कालीबंगा। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है बेलनाकार मोहरें। हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, जुते हुए खेत के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड या अग्नि कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग, युगल या प्रतीकात्मक समाधियां आदि। कालीबंगा में शवों के अंतिम संस्कार हेतु 3 विधियां अपनाई गई। कौन कौन सी थी? एक तो पूर्ण समाधिकरण था, एक आंशिक समाधिकरण था, एक दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। देखिए आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।